हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो तंत्रिकी आवेग तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको न्यूरॉन के बारे में समझा दिया था। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। उनमें CNS, PNS और ANS होता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उनमें आज हम लोग जो पहला कंपोनेंट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके कि 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका ब्रेन और सेकंड होता है आपकी स्पाइनल कार्ड, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन के अंदर सब क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। सब ब्रेन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आए हैं, ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो, उसके चारों ओर जो आवरण पाए जाते हैं, मतलब ब्रेन के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, उनके नाम पूछते हैं। इसका प्रश्न ऐसा आता है, मस्तिष्क आवरणों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ मेनिंजिस, ठीक है ना। इंग्लिश में मेनिंजिस कहते हैं और हिंदी में मस्तिष्क आवरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो ये मस्तिष्क आवरण होते हैं, इनके बीच में जो कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। इंग्लिश में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो कभी कभी तो इसका शॉर्टकट में नए में पूछ लेते, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CSF, मतलब CSF का पूरा नाम लिखिए। तो पूरा नाम हो जाता है इसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क की गुहाओं में भरा हुआ द्रव होता है ये सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, इंग्लिश में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फिर बड़ा क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है, 2 या 3 नंबर में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के कार्य लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो ये आपके 2 तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अब एक बड़ा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के नाम और इनका कार्य लिखिए, है ना। मतलब जो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनके क्या हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, ये भी पूछते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है ना। ये जो है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं आज, ठीक है ना। तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो खोपड़ी वाला जो रीजन होता है, जो स्कल वाला रीजन होता है, उस खोपड़ी के की एक बोन होती क्रेनियम। उस क्रेनियम बोन के भीतर स्थित होता है, ठीक है ना। मतलब ब्रेन इज सिचुएटेड बिलो द क्रेनियम, ठीक है ना। तो क्रेनियम जो रहती है, एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है ना। और बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों के मिलने से बनती है ये, मतलब सिंगल बोन नहीं है ये, है ना। और इस बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब जो संधि होती है, वो भी आपकी इमूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब अचल संधि होती है। और ये बोन्स सो सच टाइटली पैक्ड, मतलब ये काफी टाइटली पैक्ड होती है। और इनके जो, जहां पर ये बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ती है, उनको सूचर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो सूचर्स के द्वारा ये पैक्ड रहती है और इनके बीच में बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होती है। और ये बोन जो रहती है क्रेनियम, इसको हम लोग ब्रेन केस भी कहते हैं, मतलब मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क इसके अंदर स्थित होता है। और इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, मतलब हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क को ये यांत्रिक या भौतिक आघातों से हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। इस क्रेनियम के ऊपर जो स्किन रहती है, उस स्किन में से हेयर्स निकले होते हैं,
मतलब बाल निकले होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हेड रीजन होता है, इसमें ये हेयर है, हेयर अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। हेयर जो बाल है वो त्वचा के ही व्युत्पन्न है, मतलब दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, ठीक है ना। कभी भी बाल को आप एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ना माने, ये बाल और नाखून दे आर द डेरिवेटिव ऑफ स्किन्स, मतलब ये त्वचा के व्युत्पन्न है, मतलब त्वचा के भाग में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो स्किन स्किन के नीचे होती क्रेनियम, फिर क्रेनियम के नीचे और 3 प्रोटेक्टिंग लेयर है। इन प्रोटेक्टिंग लेयर को कलेक्टिवली मेनिंजिस कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क का आवरण। जैसा कि मैंने अभी आपको इसका एक प्रश्न पूछा था, बताया था कि ये प्रश्न ऐसे आएगा। तो ये जो मस्तिष्क का आवरण होते हैं, जो मेनिंजिस होती है, दे आर सिचुएटेड बिलो द क्रेनियम, मतलब क्रेनियम के नीचे 3 ये प्रोटेक्टिंग लेयर और होती है। ये जो लेयर होती है, इन लेयर के आउटसाइड टू इनसाइड नाम होते हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है ड्यूरामीटर। सेकंड वाली जो लेयर है, सेकंड वाली जो मेम्ब्रेन है, उसका नाम होता है एरेक्नाइड। और तीसरी वाली जो मेम्ब्रेन है, उसका नाम होता है पायामीटर, ठीक है ना। तो ड्यूरामीटर, अरेक्नाइड और पायामीटर, ये 3 मेनिंजिस होती है। इन तीनों मेनिंजिस के बीच में जो कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। और इसके अलावा जहां भी भरा होता है, प्लस जो ब्रेन के अंदर जो जो कैविटी होती है, मस्तिष्क के अंदर जितनी भी गुहाएं रहती है, उन कैविटीज के अंदर भी ये फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ठीक है ना। तो ये मेनिंजिस वाला एक आपका क्वेश्चन कवर हो गया कि अगर नाम आए तो क्या नाम हो गए। पहला नाम हो जाएगा आपका ड्यूरामीटर, सेकंड वाली का नाम है अरेक्नाइड, और थर्ड वाली का नाम है पायामीटर। और इनके बीच में जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, जो द्रव भरा रहता है, उसका नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। और सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के क्या कार्य होते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव जो रहते हैं ना, हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स रहती, न्यूरॉन सेल्स रहती है, उनको न्यूट्रिशन देता है, उनको पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा ये हमारी ब्रेन की भौतिक आघातों से या यांत्रिक क्षति से हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। तीसरा इसका काम होता है, इट प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, मतलब मस्तिष्क में यदि कोई हानिकारक पैथोजन, ये रोगजनक वायरस और बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं, तो इसके अंदर जो सेल्स रहती है, वो सेल्स उन वायरस और बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देती है और हमारे ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ये 3 कार्य हो गए। पहला कार्य क्या हो गया, तंत्रिका कोशिकाओं को या नर्व सेल्स को या न्यूरॉन्स को पोषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द नर्व सेल्स और न्यूरॉन। सेकंड फंक्शन क्या हो गया, मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करना, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। और तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, यह मस्तिष्क को की रोगों से, हानिकारक जो रोगजनक होते हैं उनके संक्रमण से सुरक्षा करता है। इट प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस, और यू कैन से इट डिस्ट्रॉय द हार्मफुल पैथोजन विच इंटर्स इन आवर ब्रेन वाई एनी मोड, किसी भी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर ये इंटर कर जाते हैं, उससे हमारे ब्रेन की रक्षा करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है ये, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका ये दोनों तीनों क्वेश्चन हो गए आपके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हो गया, मेनिंजिस भी हो गया। अब अगर कभी कभी एक परीक्षा के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया था एक बार, मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस जो है, जो हमारे ब्रेन के जो मेनिंजिस है, मस्तिष्क का आवरण है, इनमें यदि किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, तो उसके कारण से होने वाली जो बीमारी है, उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये मेनिंजाइटिस जनरली
लीड टू द सीवियर ब्रेन प्रॉब्लम। अगर ये मेनिंजाइटिस का अगर समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया, डायग्नोस नहीं किया गया और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो इट में लीड टू द सीवियर नर्व डिजीज, मतलब नर्वाइन डिजीज जो होती है जिसको तंत्रिकी रोग कहते हैं, वो एक गंभीर बीमारी के रूप में ये आगे हमारे शरीर में डेवलप हो सकती है। ठीक है ना। तो जनरली मेनिंजाइटिस क्यों होती है? मेनिंजाइटिस होती है ए पर्सन हु इज लिविंग इन हाई अनहाइजीनिक कंडीशन, मतलब एक व्यक्ति है जो ऐसे एरिया में निवास करता है जब बहुत गंदगी है। ठीक है ना। या ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कंटामिनेटेड भोजन और ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, मतलब संक्रमित भोजन या संदूषित भोजन और संदूषित जल के सेवन से, इससे भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। और पर्सनल हाइजीन और एक कम्युनिटी हाइजीन, दो प्रकार की हाइजीन होती है। मतलब हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, मतलब एक तो होती जहां हम रहते हैं उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, एक हम जहां रहते हैं वो, या फिर हम कैसे रहते हैं, हम लोग अपने आप को डेली डेली हम नहाते हैं कि नहीं, हम साफ कपड़े पहनते हैं कि नहीं, हमारे जो सिर है हेड रीजन है उसकी साफ सफाई करते हैं कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो इस टाइप से हाइजीन कंडीशन में नहीं रहता है और वो पर्सनल हाइजीन भी एडॉप्ट नहीं करता है, ऐसी कंडीशन में मेनिंजाइटिस बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। और मेनिंजाइटिस मैंने कहा ना, इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, सिर दुखता है, पेन इन द सर्वाइकल रीजन, मतलब गर्दन वाले क्षेत्र में दर्द होता है, जबड़ों में दर्द होता है। ठीक है ना। मतलब इसका इंसान का पूरा ये जो हेड रीजन होता है, इस हेड रीजन में उसको सीवियर पेन होगा और सम टाइम मतलब व्यक्ति वो जो होता है अनकॉन्सियस भी हो जाता है, मतलब अचेत भी हो जाता है, बेहोश होके गिर जाता है। ठीक है ना। इसको जनरली फिर बाद में ये इंसिफेलाइटिस के कारण भी हो सकता है कभी कभी कोम, फिर इससे मैंने कहा ना कोमा भी हो, कोमा में पहुंच सकता है इंसान। ठीक है ना, समझ में। या फिर इससे एपिलेप्सी भी हो सकती है जिसको हम लोग मिर्गी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी खतरनाक बीमारियां ब्रेन में होती है, कोमा, मेनिंजाइटिस, है ना, इंसिफेलाइटिस और आपका एपिलेप्सी, है ना। और ठीक है ना। और अगर इन्फेक्शन हुआ तो ये जो जिसके कारण से हुआ उसके कारण से हमारी नर्व सेल अगर डैमेज होने लगी तो इट प्रोलॉन्ग्ड इनटू सीवियर एल्जाइमर्स, है ना। और इसके अलावा पार्किंसंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी ये जितनी भी मैंने बीमारियां बताई ये सारी हमारे मस्तिष्क के रोग हैं, है ना। कौन कौन से हो गए? मेनिंजाइटिस, इंसिफेलाइटिस, कोमा, है ना, इपिलेप्सी, एल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज, ये हमारे तंत्रिका तंत्र की या मस्तिष्क की बीमारियां हैं। ठीक है ना। और ये बीमारियां इतनी खतरनाक बीमारियां होती कि वंस दे अकर, मतलब एक बार अगर हो जाती है तो इट इज वेरी हार्ड टू ट्रीट। और सबसे बड़ी बात है कि इनका ट्रीटमेंट भी काफी महंगा है। ठीक है ना। और इनकी डायग्नोसिस भी बहुत आसानी से नहीं होती है। ठीक है ना। और मतलब जो मान के चलना कभी कभी इससे इंसान कोमा में भी पहुंच जाता है ना। कोमा मतलब इट इज स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस ऑफ आवर बॉडी, मतलब शरीर के अचेतन अवस्था की दशा को कोमा कहते हैं। ठीक है ना। वेयर ए पर्सन इज लिविंग बट अनेबल टू प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स, मतलब व्यक्ति जिंदा है बट वो किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करता, इस स्थिति को कोमा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जो ब्रेन से रिलेटेड छोटे छोटे बड़े बड़े और क्वेश्चन थे। अब जो बड़ा क्वेश्चन है कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं और उनके इनके अलग अलग पार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। अंग्रेजी में बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना। अब अपन चूंकि 11th क्लास में आ गए हैं तो 11th क्लास में आने के बाद अब आपको कोशिश करें कि इनके आप टेक्निकल नाम याद रखें। ठीक है ना। टेक्निकल नाम मतलब अग्र मस्तिष्क को वो प्रोजेंसिफेलॉन कहते हैं। ठीक है ना। जो मध्य मस्तिष्क होता है मिड ब्रेन, इसको मीजेंसिफेलॉन कहते हैं, है ना। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसको रोम्बेंसिफेलॉन कहते हैं। तो प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन और रोम्बेंसिफेलॉन,
ये आपको याद होना चाहिए इन प्लेस ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क की तुलना में, ठीक है ना। अब जो हमारा ब्रेन रहता है, उस ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो रहते हैं, सबसे जो बड़ा भाग है वो होता है सेरिब्रम, ठीक है ना। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। ये भी वन वर्ड में परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे ब्रेन, जो ये सेरिब्रम जो है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। तो जो अग्र मस्तिष्क है, या जिसको हम लोग प्रोजेंसिफेलान कहते हैं, इसमें आपका सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और डिफरेंट टाइप के लोब, उनमें ऑप्टिक लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है ना, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, ये सारे लोब्स आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना, और सेरेब्रल पेडेंकल, ठीक है ना। और जो हिंड ब्रेन होता है, जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं, इसके तीन प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, और तीसरा होता है पोन्स वेरेलाई, ठीक है ना। तो ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क के भाग हो गए, कौन कौन से, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स वेरेलाई, ठीक है ना। और जो फोर ब्रेन है, वो फोर ब्रेन के तीन प्रोमिनेंट पार्ट है, जो ना, एक तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन के दो पार्ट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडेंकल। जो आपका मिड ब्रेन होता है, वो मिड ब्रेन जो रहता है, इट जनरली कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये मतलब अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो हमारा ब्रेन है बिल्कुल ऐसा गोल रहता है, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन दो हाफ में काटे, तो दो हाफ में कहलाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो रहते हैं, वो एक फीजर के द्वारा ऐसा डिवाइडेड रहते हैं, दरार के द्वारा ऐसे दो अर्धांश में या दो भागों में बटा रहता है सेरिब्रम, ठीक है ना। और सेरिब्रम इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब हमारी बुद्धिमानी का जो केंद्र है, हमारे याददाश्त का केंद्र है, हमारी जो मेमोरी का सेंटर है, ठीक है ना। जो व्हाट एवर वी लर्न, व्हाट एवर वी स्टोर इन आवर ब्रेन, है ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रम। मतलब सेरिब्रम लीड टू मेंटल एबिलिटी, यू कह सकते हो आप, मतलब मानसिक दक्षता के लिए कि आप कितने कुशाग्र है बुद्धि में, है ना, आप कितने इंटेलिजेंट है, हर काम को करने में कितने एक्सपर्ट है, ये मोर और लेस किसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा सेरिब्रम की एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है ना। मतलब जो भी हम सीखते हैं, है ना, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है ना, लर्निंग इज स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब सीखना धीमी परंतु सतत प्रक्रिया है। और इंसान जब जीवन पर्यंत सीखता रहता है, हर साल हर समय कुछ नई चीजें सीखता है। वो नई चीजें सीखता है तो वो उसके ब्रेन के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है ना। आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएं, 15 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, तो कोई भी ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मोबाइल भी आएगा, है ना। पहले कंप्यूटर भी था तो बड़ी मुश्किल से लोग कंप्यूटर सीखते थे, फिर लोगों को मोबाइल आ गया तो मोबाइल सब आज बिल्कुल, कोई जो कभी स्कूल नहीं गया अनपढ़ व्यक्ति भी मोबाइल चला रहा है। इससे क्या बात सिद्ध होती कि क्या अनपढ़ व्यक्ति मोबाइल चलाना सीख गया ना, तो वो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेवकूफ था, ठीक है ना, उसने भी सीखा कि नहीं अपने दिमाग से। तो ये जो मेंटल एक्टिविटीज रहती है, ये मेंटल एक्टिविटीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपने सेरिब्रम के ऊपर। तो सेरिब्रम का काम होता है इट स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब ये सूचनाओं का संग्रहण करता है। इट इज ए सेंटर ऑफ मेमोरी, ये हमारी याददाश्त का केंद्र होता है। इट इज ए सेंटर ऑफ रीजनिंग, मतलब ये हमारे शरीर में जैसे हम लोग कोई चीज को, किसी का कारण जानने की कोशिश करते हैं, है ना, रीजन कोज और उसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन है, ये सब चीजें हमारे सेरिब्रम की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हिंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन को कोऑर्डिनेट करता है। मतलब हम जब गति और प्रचलन करते हैं और हमारे बॉडी का जो करेक्ट पोस्चर होता है, हमारे शरीर की जो
स्थिति होती है उसको मेंटेन करने में सेरिबेलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे सपोज करो अपन चल रहे हैं रोड पे और अपन मान के चलो किसी तालाब या नदी में कूद गए, है ना, तैरने के लिए। तो तैरना एक अलग विधा हो गई और चलना एक अलग विधा हो गई, ठीक है ना। वहां आप मतलब पानी में अपने आप को बचाने के लिए तैर रहे हो और आप रोड पे चल रहे हो, दोनों एक्टिविटी को गवर्न करेगा आपका सेरिबेलम, ठीक है ना। या मान के चलो हम सीधे खड़े हो गए, या फिर हम बैठ गए, या फिर हम तेज गति से भागने लग गए। ऐसी तीनों ये जो कंडीशंस रहती है अलग अलग हमारे शरीर की बॉडी की, जो पोस्चर है, करेक्ट पोस्चर, जिसको मेंटेन करने में सेरिबेलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऐसा बताते कि सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मतलब शरीर की गति एवं प्रचलन का नियंत्रण और समन्वय करता है सेरिबेलम, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इन्वॉलेंट्री एक्शंस होती है, इन्वॉलेंट्री एक्शन में मतलब अनिच्छिक क्रियाएं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, ये सारी जो हार्ट बीट है ना, इन सारी एक्टिविटीज को गवर्न करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है ना। तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है ना। और जहां से इस पार्ट से बहुत सारी हमारे ब्रेन से निकलने वाली बहुत सारी जो क्रेनियल नर्व है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे अंदर 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं निकलती है। ये 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं जो रहती है, इनमें से कुछ जो सेरिब्रम से निकलती है और मोस्ट ऑफ जो क्रेनियल नर्व होती है वो मेडुला ऑब्लांगेटा से ही निकलती है। और तीसरा जो भाग होता है इसका हिंड ब्रेन का, वो होता है आपका पोन्स पोन्स वेरोलाई। ये पोन्स वेरोलाई जो रहता है ये हमारी ब्रीदिंग, हमारे जो अंदर जो श्वासोच्छ्वास होता है, जिसके दौरान हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, मतलब CO2 का तो हम लोग निःश्वसन करते हैं और O2 का निःश्वसन करते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग होती है हमारी, उस ब्रीदिंग के दौरान ये प्रोसेस, ये पोन्स वेरोलाई इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीदिंग। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हो गए आपके हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का एक और पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर ही आपको पिछली बार जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके पहले जो हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है वो हमारे शरीर की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के अंदर ही लटकी हुई रहती है। और हाइपोथैलेमस से ये इनफंडिबुलम एक स्ट्रक्चर होती है उससे जुड़ी रहती है, और इससे इस हाइपोथैलेमस से बहुत सारे ऐसे रिलीजिंग फैक्टर निकलते हैं, मतलब मोचक कारक निकलते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एडिनोहाइपोफाइसिस वाला जो पार्ट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, उससे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GTH हार्मोन, है ना, आपका LTH हार्मोन, MSH हार्मोन, ये सब हार्मोन निकलते पिट्यूटरी ग्लैंड से। इन सब हार्मोन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम, मतलब ये हार्मोन कब निकलेंगे, जब हाइपोथैलेमस से इनका रिलीज फैक्टर निकल जाएगा। जैसे GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर, ये निकालेगा कौन, आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इस फैक्टर को रिलीज करेगा, और ये फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालेगी तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होगा, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो कुल मिला के हम जो कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ना कि ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो यू कैन से कि इट इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हाइपोथैलेमस के अधीन होती है। मतलब जब तक हाइपोथैलेमस उसे परमिट नहीं करेगा, बहुत सारे हार्मोन्स उससे, स्पेशली कौन से हार्मोन, जो एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन के हार्मोन होते वे सारे, ठीक है ना। तो ये आपका हमारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। और हाइपोथैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है।
हमारे शरीर के तापमान का नियमन हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस में बहुत सारे प्रोसेस के सेंटर सिचुएटेड होते हैं। उन सेंटर का जब स्विच ऑन होता है तो वह तो ही हमारी बॉडी के अंदर ये जो भी उससे रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस, और इसी में एक और पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस भी एक ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका हमारा जो ब्रेन था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसके अलग अलग पार्ट थे और उनके मैंने अलग अलग फंक्शन बताए। फोर ब्रेन में क्या क्या मेन पार्ट हो गए, एक तो आपके लोब्स हो जाएंगे सारे, है ना। दूसरा हो जाएगा थैलेमस, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा हाइपोथैलेमस, और चौथा सेरिब्रम, ठीक है ना, जो कि सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेन का। फिर उसके बाद मिड ब्रेन, या जो इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मीजेंसिफेलान, इसके दो भाग है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडेंकल। और जो हिंड ब्रेन है, पश्चिम मस्तिष्क है, इसके तीन भाग है आपका सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और आपका पोन्स वेरोलाई, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रेन की जो अलग अलग पार्ट थे, ये आपके देखे बोर्ड पे इसका ब्रेन का डायग्राम बना है। ये ब्रेन का डायग्राम उस ब्रेन को एक्सपोज करके बनाया है, मतलब उसको क्रेनियम से और मेनिंजिस से बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ब्रेन है, ये है ना, ये ब्रेन में ये सेरिब्रम है, ये आपका है ना, जो फोर ब्रेन का मैंने कहा था ना, जो दो हाफ इक्वल हाफ में बटा रहता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना। और दोनों को मिलाकर हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेरिब्रम मैंने अभी आपको फंक्शन बताई दी है, ठीक है ना। इसके अलावा ये थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, और इस हाइपोथैलेमस में ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मालूम ही है, ब्रेन के अंदर कैविटी में सिचुएटेड होती है हाइपोथैलेमस में, है ना। और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो है ये जो मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट रहता है, मैंने अभी आपको बताया दो भाग होते हैं उसके, एक तो आपका कार्पस कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडेंकल, जो कि वो दिख नहीं रहे, बट आप मान के चले कि ये जो मिड ब्रेन है ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आपका ये जो हिंड ब्रेन है, पश्चिम मस्तिष्क का, इसका ये प्रोमिनेंट भाग है सेरिबेलम, ठीक है ना। उसके बाद ये है मेडुला ऑब्लांगेटा, और तीसरा ये पोन्स वेरोलाई, ठीक है ना। ओके, ये सेरिबेलम जो रहता है, ये सेरिबेलम मैंने आपको बताया, ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी करेक्ट पोस्चर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन को कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर बहुत सारी इन्वेलेंट्री एक्शंस के सेंटर सिचुएटेड होती है, हमारे हार्ट बीट, श्वासोच्छ्वास की दर, है ना, समझ में आए कि नहीं। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इन्वेलेंट्री एक्शंस होती है, मोस्ट और मोर और लेस उनको रेगुलेट करने का काम करता है ना। और उसके बाद ये पोन्स वेरोलाई है, यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड होता है, श्वसन केंद्र होता है। ये इसी सेंटर से आपकी निश्वसन और निश्वसन की क्रिया होती है, ठीक है ना। फिर ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए स्पाइनल कार्ड होती है ना, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सेकंड इंपॉर्टेंट भाग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम होता है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रेन, है ना। और ये क्या काम करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शंस। ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं उत्पन्न होती है, उन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है कौन, स्पाइनल कार्ड। इसके अलावा इट हाउसेस द ब्रेन, यह मस्तिष्क को सहारा प्रदान करती है। और मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक जो तंत्रिकीय आवेग होते हैं उनका संचरण होता है, उनका नियंत्रण और समन्वय भी स्पाइनल कार्ड करती है। मतलब ब्रेन टू ऑर्गन और ऑर्गन टू ब्रेन, जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का भी काम स्पाइनल कार्ड करती है, ठीक है ना। और जो स्पाइनल कार्ड होती है, इससे 31 जोड़ी 31 पेयर तंत्रिकाएं निकलती है, जिनको हम लोग स्पाइनल नर्व या मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहती है, जो कि सारी मिक्स्ड टाइप की होती है। मिक्स्ड टाइप का मतलब होता है मिश्रित, दोनों प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, आपका मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, मतलब संवेदी भी न्यूरॉन से भी और प्रेरक न्यूरॉन दोनों से मिलकर बनी होती है। ये जो ब्रेन है अपना, इस ब्रेन से 12 जोड़ी मतलब 12 पेयर कपाली तंत्रिकाएं निकलेगी, जिनको हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं।
ये क्रेनियल नर्व जो रहती है, कुछ तो इसमें से आपके फोर ब्रेन से निकलती है और कुछ आपकी हिंड ब्रेन से निकलती है, ठीक है ना। हिंड ब्रेन में भी अधिकांश क्रेनियल नर्व जो रहती है आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा से ओरिजिनेट होती है और अलग अलग पार्ट में जाती है और हमारी अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर ये इनरवेट हो जाती है नर्व फाइबर्स में और उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है ना। तो ये मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आफ्टर द सेरिब्रम, ठीक है ना। अगर अगर अलग से फंक्शन आए तो इन तीनों पार्ट के आ सकते हैं, सेरिब्रम के, सेरिबेलम के और मेडुला ओब्लांगेटा के। क्यों? क्योंकि ऐसे तो ब्रेन का हर एक भाग अपना एक इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, बट जहां तक बात करते हैं कि पूरे बॉडी के ऊपर जिसका मेजोरिटी में इफेक्ट है, तो मेजोरिटी में इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर इन तीन ब्रेन के पार्ट का ज्यादा होता है। एक तो आपका होता है सेरिब्रम का, एक होता है सेरिबेलम का और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। सेरिब्रम जो हमारा फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफिलान का पार्ट है और जो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो हमारे हिंड ब्रेन या रोम्बेनसिफिलान का पार्ट है, ठीक है ना। तो लेट्स फॉरगेट कि आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन लिखे, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के स्थान पर आप लोग कोशिश करें कि इनके टेक्निकल नाम याद करें, प्रोजेंसिफिलान, मीजेंसिफिलान और रोम्बेनसिफिलान, ठीक है ना। और जो हमारा ब्रेन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बहुत डेलिकेट पार्ट है, भगवान ने इसीलिए इसको बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड रखा है, ठीक है ना। हमारे एक्सियल रीजन में सिचुएटेड है, कितना प्रोटेक्टेड आप इमेजिन करो। सिर के ऊपर बाल है, बाल स्किन से निकले, स्किन के नीचे हड्डी है, हड्डी के नीचे फिर 3 लेयर है मेनिंजिस है, उसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड है, ठीक है ना। और हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो 1600 से 1700 सीसी का होता है, ठीक है ना। सीसी का मतलब उसकी जो केविटी जो रहती है ब्रेन की, उसका आयतन, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा ब्रेन था। इसके अलावा जो ब्रेन रहता है वो ब्रेन हमारा मतलब जो मान के चलना, उसमें अगर जरा सा भी कोई मतलब इन्फेक्शन या कोई भी इंजरी हो जाती है तो इंसान सीधा कोमा में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रेन था और ब्रेन की स्ट्रक्चर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था स्पाइनल कार्ड, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है जिसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, एक तो आपका कौन सा था, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दोनों हमारे आज कंप्लीट हुए। कल से हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के बारे में मैं समझाऊंगा, है ना। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।